Principal, Professor Dr. Rama ma'am, we eagerly await the wisdom you will share with us today. I hereby invite you to grace us with your presence and to shed light on the importance of today's event. Your blessings would embrace this event with positivity and goodness. आप सभी को नमस्ते। आप लोग सचमुच आज बहुत सौभाग्यशाली हैं कि डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति ने इतने बिजी शेड्यूल में से अपना टाइम निकाला। डॉक्टर विकास हंसराज कॉलेज में हम हमेशा आपका वेलकम करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं, क्योंकि आप हमें इस परिवार के सदस्य लगते हैं। आप विकास जी को सुनते हैं और इनके मोटिवेशनल लेक्चर्स की आप वीडियो भी सुनते होंगे, लेकिन आप में से कितने बच्चों ने 12th फेल मूवी देखी है? कितने बच्चों ने देखी है? देखिए, आपकी भूमिका देखकर और फिर मैंने डॉक्टर विकास से कहा, बल्कि आज आप सारे स्टूडेंट से कह रही हैं, उसमें हमने इनकी भूमिका देखी। अब हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब आप में से कोई विद्यार्थी आगे आए और डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति पर एक मूवी बनाए। वो बहुत जल्दी बनेगी। तो इसी आशा और विश्वास के साथ डॉक्टर विकास, आपका हंसराज कॉलेज में बहुत बहुत अभिनंदन। ईश्वर आपको इसी तरह से हमेशा उत्साह दे, आपको ऊर्जा दे और आप हंसराज कॉलेज में इसी तरह से आते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। आपने विकास सर को कई बार यूपीएससी पे चर्चा करते देखा होगा, सुना होगा, किंतु आज का विषय थोड़ा अलग है। हमें अपने पिछले कल को भूलकर एक बेहतर भविष्य की ओर आगे बढ़ना चाहिए। मैं विकास सर को इस मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी कि वो इस कथित विषय पर अपने विचार प्रदर्शित करें और हमारा मार्गदर्शन करें। आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं अपनी वरिष्ठ साथी रमा जी को धन्यवाद करूंगा। जब मैं विद्यार्थी था तो इस कॉलेज में अक्सर आता था, तब वो यहाँ नई प्राध्यापिका बनी थी। मैं डिबेटिंग कंपटीशन के लिए आता था, वो जज होती थी। इनसे प्राइज़ देना बहुत मुश्किल था, लेकिन हमने हार मानी नहीं और एक आध बार प्राइज़ जीत भी लिया उनके हाथों से। अब वो हमारी वरिष्ठ साथी हैं। करीब 30 साल से हम लोग परिचित हैं। मतलब मैं तो परिचित हूँ, वो तो ध्यान नहीं रखती होंगी, लेकिन मैं तो शुरू से ही ध्यान रखता हूँ। दूसरा शुक्रिया इस उड़ान सोसाइटी का। मैं जब पिछली बार आया था, समय की थोड़ी सी कमी रहती है, तो जब मुझे पता लगा कि हंसराज कॉलेज से 2 सोसाइटीज़ एक साथ अप्रोच कर रही है, तो मैंने दोनों बच्चों को एक साथ बुलाया एक बार अपने पास। पलक भी थी उसमें, और मैंने दोनों से निवेदन किया कि भाई एक ही बार कर लो, एक ही प्रोग्राम के पीछे दोनों बैनर लगा देना, मैं एक बार आके दोनों काम कर लूँगा। पर इन दोनों में वहाँ पर ठीक ठाक जोर आजमाइश हुई और अंत में तय हुआ कि 2 ही बार आना होगा। तो पिछली बार तो मैं करीब 6 महीने पहले आया था। निष्ठा सोसाइटी का गवर्नेंस पे एक सेमिनार था शायद। इनको हम सोच रहे थे कि टाल मटोल करके मैनेज कर लेंगे। हमने काफ़ी कोशिश की, हमारी टीम ने काफ़ी बहाने लगाए कि सर बिज़ी हैं, भारत के बाहर हैं, दुनिया के बाहर है। खूब हमने कहा। हमें लगा कि अंत में हार के गिव अप कर देंगी या लेट गो कर देंगी, कुछ तो करेंगी। पर ये नहीं मानी। इन्होंने मुझे मैसेज किए, कभी कभी लगभग हार्श होती हुई लैंग्वेज में मैसेज किया कि सर आपने वायदा किया था, कैसे पीछे हट सकते हैं। तो फिर ये हुआ कि ठीक है, आना तो है ही। अंततः आज का दिन तय हुआ। फिर टॉपिक्स की बात हुई तो इनका निवेदन था कि बस मोटिवेशन पे कुछ भी बोल दीजिए आप। तो मैंने कहा भाई मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, मुझे वो सब नहीं आता है, आप मुझे वो टॉपिक देंगे तो शायद मैं बात कर पाऊँगा। तो फिर इन्होंने कुछ टॉपिक्स भेजे 4-5 कि आप इनमें से कोई भी एक चुन लीजिए। मुझे उनमें से जो सबसे ठीक लगा आप लोगों की उम्र को देखते हुए, वो था द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। राइट, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। लेटिंग गो आपकी पीढ़ी का बड़ा प्रसिद्ध शब्द है। हमारी पीढ़ी में तो वो नहीं होता था। हम तो उस पीढ़ी के, उस क्षेत्र के लोग हैं। मैं हरियाणा से हूँ। पंजाब का असर हम पे रहा है ठीक ठाक। हिंदी भाषी हम लोग रहे हैं। अंग्रेज़ी हालांकि मैं बोल लेता हूँ, कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन हिंदी ही मेरी आत्मा की भाषा है।
तो जब मैंने सोचा कि लेटिंग गो, मैंने अपनी टीम से पूछा क्या होता है लेटिंग गो। तो हमारी टीम में कुछ यंग लोग हैं, उन्होंने बताया कि सर ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, आप लोग नहीं समझेंगे, हमारी पीढ़ी के लोग समझते हैं इस चीज़ को। लेट गो का मतलब होता है कि छोड़ो, जाने दो। तो मैंने कहा अच्छा, ये तो हमारी पीढ़ी में भी होता था, हम इसके लिए शब्द कुछ और बोलते थे, जैसे मैनू की, तैनू की, छड्डो यार, अरे मटिया दो, अरे भाड़ में जाए, अरे देखा जाएगा, अरे देख लांगे। तो हिंदी हो, पंजाबी हो, हरियाणवी हो, बिहार में अरे मटिया दो, तो वहाँ मटिया दो बोल देते हैं। इसलिए अंग्रेजी भाषा में एक मुहावरा आ जाने से ऐसा थोड़ा है कि भारत के लोग उसके बिना काम चला रहे थे, यहाँ भी काम चल ही रहा था लंबे समय से। तो फिर मैंने कहा ये टॉपिक ठीक है, और जिस उम्र के बच्चों को एड्रेस करना है उस उम्र के बच्चे अक्सर इमोशनल टर्मोइल में रहते होंगे। यही उम्र है जब दिल लगता है, टूटता है, और करियर बनेगा नहीं बनेगा, फेलियर्स मिलते हैं। तो जिस उम्र में इमोशन सबसे ज़्यादा उठापटक करते हैं, उछल कूद मचाते हैं, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सब होता है, उस उम्र के बच्चों से बात करने के लिए सबसे मौजूद टॉपिक मुझे यही लगा, सबसे अच्छा टॉपिक यही लगा कि हम इसी पर बात करते हैं। मैं पहले डिस्क्लेमर्स लगा दूं, मैं मनोविज्ञान का अध्यापक नहीं हूं, मैंने साइकोलॉजी में ना एमए किया है, ना एमफिल, ना पीएचडी किया है, ना मैं मोटिवेशनल चीज़ें करने का कोई सर्टिफाइड अध्यापक हूं। मैं तो अपने जीवन के अनुभवों से, साहित्य से, दर्शन से, कानून से, पढ़ते पढ़ते जो मैंने सीखा, और बाकी उस सबसे ज़्यादा सीखा 50 साल के जीवन में, जिसमें से 25 साल का जीवन अध्यापन में और अपना उद्यम करने में खर्च हुआ। अनुभवों से बड़ा कोई गुरु नहीं होता, तो मैं अनुभवों से सीख के बातें करना पसंद करता हूँ। हालांकि हंसराज कोडिस का खौफ इतना ज़्यादा होता है कि जब मुझे पता लगा कि मेरा टाइम फिक्स हो गया आने का, मैंने अपनी टीम से कहा कि यार लेटिंग गो भी कोई किताब है तो देखो मैं देख तो लूँ क्या होता है। तो 2 किताबें उन्होंने भेजी, बड़े भारी भरकम अंग्रेजी ऑथर्स की थी। तो मैंने 4-5 दिन पहले पढ़ना शुरू किया। 5-10 मिनट पढ़ के मुझे लगा कि उससे बात बनेगी नहीं, वो अलग ही टाइप की बातें थी, बड़ी थ्योरेटिकल सी बातें। तो मैंने कहा क्या थियरी में क्या रखा है, हम बच्चों से बच्चों की ज़ुबान में बात करेंगे, उसका मज़ा ज़्यादा है, क्यों थियरी में जाए। तो मैं जो कुछ भी अगले 1 घंटे में, मतलब 1 घंटा की, आधा घंटा की, 1.5 घंटा, वो मैं आपके चेहरे से अंदाज़ा लगा लूँगा। आप केवल चेहरे पे भाव ऐसे ले आइएगा कितना आप सुनना चाह रहे हैं। मैं तो अभ्यस्त हूँ, मैं 8 घंटे बिना ब्रेक के पढ़ाता हूँ जनरली, तो मैं तो अभ्यस्त हूँ सुबह से रात तक पढ़ाने के लिए। आप अपना देख लीजिए कितना आप सुनने की हालत में है। और ऐसा ना हो कि मैं अपनी स्पीच सुनने के लिए मोटिवेट करूँगा आपको, वो मैं नहीं करूँगा, है ना। उससे अच्छा, उससे बेहतर ये है कि हम बीच में छोड़ देंगे, और मैं आपकी उम्र का भी ध्यान रखूँगा। छोटे छोटे बच्चे हैं, इतना टॉर्चर ठीक नहीं है, तो ध्यान रखेंगे। पर मेरा ख्याल है कि आपको मज़ा आएगा, क्योंकि आपकी उम्र से जुड़ी बातें हैं, आपको अच्छा लगेगा। मैं सबसे पहले 2 शब्दों में अंतर स्पष्ट करना चाहता हूँ। एक शब्द है गिव अप करना, एक है लेट गो करना। कभी कभी लगता है कि दोनों बातें एक जैसी हैं, पर दोनों बातें एक जैसी हैं नहीं। गिव अप करने का मतलब होता है हार मान लेना। मसलन आप कुछ कोशिश कर रहे हैं, जैसे मैं इसी एग्जांपल से बात करता हूँ। पलक ने कोशिश की कि मैं यहाँ पर आ जाऊँ, कोशिश की, और मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि मैं बहुत व्यस्त आदमी हूँ, लेकिन हाँ व्यस्तताएं रहती हैं। मैं आजकल अवॉइड करता हूँ कि कहीं जाऊँ, क्योंकि पता नहीं पिछले 3 साल में ऐसा क्या हुआ, इन्विटेशंस इतने मुझे आने लग गए हैं। मैं 25 साल से पढ़ा रहा था, कोई पूछता भी नहीं था मुझे। ये कोविड में यूट्यूब में पता नहीं क्या हुआ है, अब पता नहीं कहाँ कहाँ से इन्विटेशन आते हैं। कुछ तो ऐसी जगह से आते हैं जिससे कोई दूर दूर तक मेरा संबंध ही नहीं है। कोई बड़ी कंपनी है, उस कंपनी का इन हाउस प्रोग्राम है, कह रहे हैं वहाँ के मोटिवेट कर। तो मैंने कहा यार मैं कैसे मोटिवेट कर दूँ मैं तो फिर अब हमने पॉलिसी बनाई है कि जितना कम हो सके उतना कम जाएं। रमा जी का आदेश तो मेरे सर माथे पर है, मेरी सीनियर है, मैं उनको मना नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जनरली मैं कोशिश करता हूँ कि ना जाऊँ। अच्छा, मना करना ख़राब लगता है, तो हम क्या करते हैं कि धैर्य की परीक्षा लेते हैं। जैसे इनके लिए हमने सिंपल पॉलिसी है कि जब कोई बच्चा कहे आने के लिए, उसको बोलो कि सर 3 महीने फ्री नहीं है, 6 महीने फ्री नहीं है, 1 साल चंद्रमा पर गए हुए हैं। कुछ ऐसा वैसा बोल के टालो, किसी का दिल भी ना दुखे और मैं भी अपना समय बचा लूँ। तो हमने इनको बहुत परेशान किया।
3 बार 4, मतलब किया तो मेरी टीम के मेंबर ने, पर मेरे निर्देश पे किया, तो आप उनको मत कुछ कहिएगा, मैंने कहा था। तो 3 बार 4 बार 5 बार टाला, नहीं हो पाएगा, कोशिश करेंगे, अच्छा देखते हैं, नहीं हो पा रहा है, ऐसे करके। अब इनके सामने 2 ऑप्शंस थे। एक ऑप्शन ये था कि हार मान लेती और अंत में बोलती कि चलिए कोई बात नहीं, दुख हो रहा है हमें, ये होता है गिव अप करना। एक दूसरा चांस भी होता है, दूसरा स्टैंड भी होता है कि कोई चीज़ आप हासिल करना चाह रहे हैं, आपको नहीं मिल रही। मसलन ये मुझे बुलाना चाहिए, मैं नहीं आ रहा, मैं बिना बात के भाव खा रहा हूँ, नहीं आ रहा हूँ। और एक समय के बाद ये इस मूड में आ जाती कि भाड़ में जाओ, नहीं यार तो भाड़ में जाओ, तुम जैसे बहुत देखे हैं, एक ढूंढेंगे 100 मिल जाएंगे तुम्हारे जैसे, क्या समझते हो अपने आप को। और फिर मैं कहता मैं आना चाहता हूँ, कहते नहीं हम नहीं बुलाएंगे आपको। ये होता है लेट गो करना। क्यों किसी को इतना भाव देना है भाई? अगर कोई चीज़ नहीं हासिल हो रही तो भाड़ में जाए। क्यों किसी के लिए फ्रस्ट्रेशन झेलनी है, क्यों परेशान होना है? गिव अप करने में और लेट गो करने में इतना ही अंतर है कि आपने हार मान ली या आपने जेल से निकाल दिया, दिमाग से ही निकाल दिया। किसी चीज़ को दिमाग से निकाल देना लेट गो करना है। किसी चीज़ के लिए कोशिश करते करते हार मान लेना और उस हार की फ्रस्ट्रेशन के साथ जीना गिव अप करना है। मुझे खुशी है कि आपकी मोटिवेशनल सोसाइटी के मेंबर्स कम से कम गिव अप नहीं करते। अच्छा वो लेट गो भी नहीं किया मुझे, वरना मेरा सम्मान बच गया। और ये अच्छा है कि इसी विषय पर हम बात करना चाह रहे हैं। मैंने इस बीच में ये भी सीखा कि आपकी उम्र के बच्चों को कुछ भी बताने का सबसे अच्छा तरीका है कहानियाँ सुनाना। और आपकी उम्र की बात नहीं है, लिंक्डइन पर आप भी शायद होंगे, मैं भी वहाँ पर हूँ, जो प्रोफेशनल्स का प्लेटफॉर्म सबसे अच्छा माना जाता है। मैंने देखा कि आजकल जो बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ हैं या सीएक्सओस कहते हैं, सीएफओ है, सीटीओ है या सीएचआरओ है, जो चीफ ऑफिसर्स होते हैं किसी कंपनी के, उनके लिए स्पेशल कोर्सेज चलते हैं स्टोरी टेलिंग के। और उसमें मान लिया गया है कि अगर आप किसी कंपनी के सीईओ बनना चाहते हैं तो बेसिकली जो स्किल आपको आनी चाहिए वो स्टोरी टेलिंग की आनी चाहिए। आप कहानी सुना सकते हो। मैं सच्ची कहानियाँ सुनाना पसंद करता हूँ, झूठ बोलने से बचता हूँ। मैं आपको 3-4 छोटी छोटी कहानियाँ सुना रहा हूँ। ये सारी कहानियाँ सच्ची हैं, 1-1% सच्ची हैं, पर मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। जिनकी कहानी है उनका नाम नहीं लूँगा, उनकी प्राइवेसी का मामला है। पर हाँ, सच्ची कहानियाँ हैं। अच्छी बात है कि इन कहानियों के किरदार हम लोग नहीं बने, ईश्वर करे हम कभी ना बने, लेकिन कहानियाँ सच्ची हैं। जब मैं दिल्ली आया था 1990 में, मैं हरियाणा के एक शहर से, भिवानी से दिल्ली आया था पढ़ने के लिए। मेरे ड्रीम कॉलेज में हंसराज भी एक था, पर मेरा संयुक्त से मेरा एडमिशन जाकिर हुसैन में हुआ। मेरे अंक ठीक थे, यहाँ हो सकता था, पर मैं तो नई दिल्ली स्टेशन पे उतरा, बाहर निकला, पता लगा वहीं एक कॉलेज है, वहीं एडमिशन ले लिया मैंने। तो लोगों ने कहा कि यार कैंपस बड़ा अच्छा होता है। मैंने, अरे क्या फ़र्क पड़ता है, कॉलेज कॉलेज होता है, छड्डो, यही छड्डो में सिखाने आया हूँ आप लोगों को। ठीक है, स्टेशन से निकले वहीं कॉलेज है, मैंने घर जाना होगा तो आराम से कॉलेज से निकल जाएंगे, क्या रखा है कैंपस में। पर मेरा एक दोस्त जो मेरे साथ ही आया था उसी शहर से, उसने एडमिशन हंसराज कॉलेज में लिया। मैं और वो स्कूल के डिबेटर्स थे। डिबेटिंग में हम लोग स्कूल टाइम से काफ़ी एक्टिव थे। डीयू में आए तो यहाँ भी एक्टिव रहे। डीयू में मैंने करीब 5 साल डिबेटिंग की और मेरा ख्याल है कि लगभग मतलब 300-400 डिबेट्स मैंने जीती होंगी डीयू में, कुछ हारी भी होंगी, लेकिन मैंने खूब डिबेट, वो मेरा दरअसल दाना पानी था, रोजी रोटी मेरी वही थी कॉलेज के दिनों में। घर से पैसे मैं लेता नहीं था, मिलते भी नहीं थे, लेना क्या था, मतलब ऐसी स्थिति भी नहीं थी उस समय मेरे घर में कि मिल सके। तो डिबेटिंग मेरा रोज़गार था, एम्प्लॉयमेंट था, मेरा उससे काम चल जाता था आराम से। उसका भी चल जाता था, वो हंसराज से था, मैं जाकिर हुसैन से था। हम खूब डिबेट्स में मिलते थे। अक्सर ट्रॉफी या तो हम जीतते थे या वो जीतता था, कोई भी जीते रूम पे ही आती थी क्योंकि हम रूममेट्स थे, एक साथ ही रहते थे। वो मुझसे योग्यताओं के मामले में 21 था, बल्कि अगर वो 21 था तो मैं 15 ही रहा हूँगा या 12 रहा हूँगा, 22 या 21 तो नहीं रहा हूँगा, मुझसे बेहतर था योग्यताओं में। बड़ा अच्छा व्यक्ति था। ग्रेजुएशन के बाद मैंने एमए हिंदी साहित्य में एडमिशन लिया, जबकि बीए ऑनर्स हिस्ट्री में किया था मैंने। उसने तय किया कि वो
कुछ और करेगा, प्रोफेशनल कोर्स करेगा, नौकरी करेगा। तो वो चला गया दिल्ली से, मैं दिल्ली में रहा। फिर मैं एमए के बाद तैयारी करने लगा यूपीएससी की। तब तक मैं यूजीसी जेआरएफ कर चुका था। पहला अटैम्प्ट दिया, प्रीलिम्स हो गया। मेंस मेरा 96 के मेंस की बात कर रहा हूँ, मेंस शुरू होने वाला था, 2 दिन रह गए थे। करीब 10 दिन पहले वो मेरे पास आया हुआ था दिल्ली में, मिलजुल के अच्छे से बात करके गया था। उन दिनों उसका एक प्रेम संबंध कहीं हमारी ही एक मित्र के साथ चल रहा था। हम सब दोस्त थे, तो उनमें से 2 लोगों का आपस में का अफेयर था। मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन मेरे मेन एग्ज़ाम से 2 दिन पहले रात को 12 बजे एक फ़ोन आया और ये बताया गया कि मेरे दोस्त ने फंदा लगा के अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। वो दिल्ली से दूर था कहीं, और जिस व्यक्ति के बारे में मेरी राय ये थी कि उतना जीवट वाला व्यक्ति कोई हो नहीं सकता, जो ज़िंदगी से हार सकता ही नहीं, जिसके होने से कई लोग हमेशा जीता हुआ महसूस करते हैं, वो चुपचाप एक बंद कमरे में ज़िंदगी से हार गया। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि ऐसा कैसे हुआ। बाद में टटोला, उसके पेरेंट्स से बात हुई, भाई से बात हुई। उन्होंने उसकी याद में एक सोशल वर्क शुरू किया ताकि किसी और बच्चे को ऐसा ना करना पड़े। तो जो हल्का हल्का अनुमान हुआ वो है कि शायद कुछ ऐसा था रिलेशनशिप में जो नहीं संभल पाया था, और रिश्ता टूट ना जाए इसका दबाव बहुत ज़्यादा था, और वो दबाव झेल नहीं पाया। इस उम्र में ऐसा फेज़ आता है, कई बार आता है। ये एक कहानी है, हंसराज कॉलेज से ही जुड़ी है, इसलिए मैंने सोचा कि वहीं से बात शुरू करूँ। नाम जैसा कि मैंने कहा मैं नहीं बताऊंगा, तो नाम बताने का मतलब भी नहीं। और वो जिसकी मैं कहानी सुना रहा हूँ, आप लोगों के जन्म से पहले की बात है। आप तो सब 21वीं सदी वाले बच्चे होंगे ना, जेन ज़ी होंगे आप सब लोग, तो ये तो बहुत पुरानी बात है। एक दूसरी कहानी सुनाता हूँ। मैं आपको 2-3 कहानियाँ सुनाऊंगा, फिर उन सबका सार निकाल लेंगे एक साथ हम लोग। दूसरी कहानी ये है कि जब मेरा सिलेक्शन हो गया 97 में, मतलब 96 अटैम्प्ट में पहली बार में मेरा सिलेक्शन हो गया था, मैं एक्सटेंशन लेके तैयारी कर रहा था, और डीयू में मैं पढ़ा भी रहा था उस समय। तब मैं शायद डीएवी कॉलेज में था या अग्रसेन को, मैं 2 जगह पढ़ाया डीयू में, तो उनमें से किसी कॉलेज में पढ़ा रहा था उस समय में। तो उस समय एक लाइब्रेरी है कैंपस में ही, सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी, आप जानते होंगे, CRL बोलते हैं, जो विवेकानंद जी की स्टैचू है उसके सामने ही वो लाइब्रेरी है। उस लाइब्रेरी में नीचे सब बैठ के पढ़ते हैं, और टॉप फ्लोर पे रिसर्च फ्लोर है जहाँ MPhil PhD वाले बच्चे पढ़ते हैं। मैं उस समय शायद PhD कर रहा था या MPhil खत्म हुई थी, वहीं बैठता था, पढ़ता था रोज़। कई दोस्त पढ़ते थे हम लोग वहाँ। हम सुबह 8 बजे लाइब्रेरी खुलते ही वहाँ घुसते थे, रात को 1 बजे निकलते थे लाइब्रेरी बंद होने के समय। तो वहाँ एक छत थी, छत पे छोटी सी कैंटीन थी जहाँ हम लोग जब जब बोर होते थे दिन में 3-4 बार जाके चाय पीते थे। चाय पी ली, बिस्किट खा लिया, थोड़ी गप्पे मार ली, वो सब वहाँ करते थे। तो वहाँ मेरे बहुत सारे दोस्त थे, उनमें से कई लोग अब बहुत सीनियर सिविल सर्वेंट्स हैं, कुछ लोग प्रोफेसर्स हैं डीयू में। 2 बच्चे थे मुझसे जूनियर, 3-4 साल जूनियर थे, बड़े प्यारे बच्चे थे। मुझे उस समय तक पढ़ाई लिखाई का शौक अच्छा खासा हो गया था, तो वो रोज़ मेरे साथ बैठते थे केवल बात करने के लिए। किसी मुद्दे पर बहस करनी है तो बहस होती थी, समझते थे। फिर मुझे पता लगा कि वो दोनों रिलेशनशिप में हैं, रिश्ते में हैं, दोनों ने शादी भी कर ली। उनकी योजना डीयू में पढ़ाने की थी या सिविल सर्विस की भी थी, शायद पता नहीं। मेरा इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा उसके बाद रहा नहीं उनसे, क्योंकि मैं सर्विस में चला गया था। इतने जिज्ञासु बच्चे थे दोनों, इतने जिज्ञासु कि उनसे मिलकर तबीयत खुश हो जाती थी, कि हर चीज़ जानने का मन करता था उनका, हर विषय पढ़ने का मन करता था। एकदम जीवन से भरे हुए बच्चे, आंखों में चमक ऐसे। फिर दोनों की शादी हुई तो मैं शादी में जा नहीं पाया, क्योंकि मेरा रिश्ता सिर्फ लाइब्रेरी में 1 घंटा गप मारने वाला था, उससे ज़्यादा था नहीं रिश्ता उनके साथ। फिर सुनता रहता था कि मैं सब बढ़िया चल रहे, पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। इंटरकास्ट मैरिज की उन लोगों ने, खूब हंगामा हुआ,
दोनों घर में तलवारें खिंच गई, किसी तरह से तलवारें संभाली गई, मैनेज हुआ, दोनों साथ रहने लगे। और फिर 3-4 साल के बाद एक दिन मैंने खबर सुनी कि उस बच्ची ने फंदा लगा के जीवन लीला समाप्त कर ली। ये बात भी दिल्ली विश्वविद्यालय की, ये उस दौर के सब लोग इस कहानी को जानते हैं। मेरे ख्याल से ये दोनों कहानी आपकी प्रिंसिपल मैडम जानती होंगी, नहीं ध्यान कर पाएंगे तो मैं उनको जैसे नाम बोलूँगा अकेले में वो तुरंत समझ जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि ऐसा क्या हुआ होगा। तो बाद में अनुमान जो हुआ वो ये, इंटरकास्ट मैरिज, परिवार का दबाव, समाज का दबाव, आपस के दबाव, टॉक्सिक रिलेशनशिप, अंत में उस दबाव को न झेल पाना और जीवन समाप्त कर देना, ये हुआ। ये 2 घटनाएं हैं। एक तीसरी घटना ये है कि दिल्ली में आज से 25 साल पहले घटना घटी। आप लोग तब बस पैदा हुए होंगे, घुटनों में चल रहे होंगे, या उससे 5-7 साल पहले की बात रही होगी। ये घटना दिल्ली के सब सीनियर लोग जानते हैं, जिनकी उम्र 35-40 साल है वो सब जानते हैं इस घटना को। मोबाइल फ़ोन में वीडियो नया नया आया था उस समय। अब तो आपके हर फ़ोन में वीडियो है, अब तो सामने भी है, ताकि आप वैसा वाला मुंह बना के सेल्फी खिंचवा सके। पाउट बोलते हैं ना, मैं उसको देसी भाषा में सूअर जैसा मुंह बोलता हूँ, और वैसा ही बनता भी है, क्यूट क्यूट सा सूअर जैसा मुंह बना के लोग सेल्फी खिंचवाते हैं, उसको बोलते हैं पाउट। तब तो कैमरा फ़ोन में पहली बार आया था, तब लोग अभ्यस्त नहीं थे। अब जैसे आप लोग कितने अभ्यस्त होंगे, हम भी होने लग गए अब हम किसी से बात करते हैं तो हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि उसने फ़ोन में कुछ ना कुछ ऑन कर रखा होगा, या तो आवाज़ रिकॉर्ड करेगा या वीडियो बनाएगा। तुम कितने केयरफुल होकर बोलते हैं, कितने कॉन्शियस रहते हैं। और सर्विलांस सोसाइटी की सबसे बुरी बात यह है कि हम हमेशा चौकन्ने रहते हैं, हम सहज हो ही नहीं पाते। सहज रूप से 2 लोग बात कर लें, हो ही नहीं पाता। तो मैं तो अपने ऑफिस में कई बार ऐसा करता हूँ, जब हम 3-4 लोग बैठते हैं इनफॉर्मल बातचीत के लिए, हम सब अपना अपना फ़ोन कमरे के बाहर छोड़ के आ जाते हैं, फिर 2 घंटे बात करते हैं, इस भय से मुक्त होके कि कहीं कोई रिकॉर्ड तो नहीं कर रहा। ये हालत है आज की। उस ज़माने में तो फ़ोन थे। मोबाइल फ़ोन आया था भारत में लगभग 1995 के आसपास पहली बार। बड़ा महंगा था, 16 रुपये प्रति मिनट इनकमिंग, 16 रुपये प्रति मिनट आउटगोइंग, ये रेट से उस समय। और फ़ोन वो थे जिनसे आप कील भी ठोक सकते हैं, वैसे वाले फ़ोन थे, बटन वाले फ़ोन थे। नोकिया एक कंपनी थी, उसके फ़ोन हुआ करते थे। उसके 4-5 साल के बाद क्या हुआ, पहली बार किसी कंपनी ने फ़ोन में कैमरा लगा दिया। ये बात उस समय के लोग नहीं समझते थे। जब भी नई तकनीक आती है उसको समझने में टाइम लगता है। जो पहले समझते हैं फ़ायदा उठा लेते हैं, जो थोड़ा लेट समझते हैं वो उसका नुकसान उठाते हैं। उस समय दिल्ली के एक प्रसिद्ध स्कूल में 11वीं-12वीं क्लास के 2 बच्चों में आपस में कोई रिलेशनशिप रही होगी। वो दोनों किसी ऐसी सिचुएशन में थे जो सिचुएशन बहुत ही प्राइवेट किस्म की थी, बहुत निजी किस्म की थी, जिसको पब्लिक नहीं कर सकते। कुछ फिजिकल रिलेशनशिप जैसा मामला था। उस दुष्ट लड़के ने लड़कों के इतिहास को कलंकित कर, लड़कों का इतिहास वैसे भी कलंकित ज़्यादा है, उसे और कलंकित करते हुए उस पूरे सिचुएशन का वीडियो बना लिया। ऐसे मामलों में दुर्भाग्य है, मैं लड़का हूं इसलिए लड़के पवित्र थोड़ा ना हो जाएंगे। लड़का है, इतिहास कलंकित तो है, उसका वीडियो बना लिया और दुष्टता का चरम स्तर निभाते हुए वो वीडियो अपने एक दोस्त को शेयर कर दिया। ये कहे कि किसी और को दिखाना मत, जैसा कि होता है अफवाहों की दुनिया में। हर अफवाह एक व्यक्ति एक को ही बताता है, ये कह के किसी और को मत बताना, और अगला व्यक्ति भी अगले को यही कह के बोलता है किसी और को मत बताना। और इस तरह से पूरे शहर को खबर होती है और सबको लगता है कि सिर्फ मुझे पता है। वो वीडियो फैल गया। नए नए फ़ोन आए थे, पर वो फ़ोन कम लोगों के पास थे, कैमरे वाले फ़ोन। तो फ़ोन से कितना फैलता, ज़्यादा नहीं फैला। लेकिन उस समय दिल्ली की एक कुख्यात मार्केट हुआ करती थी, पालिका बाज़ार, अभी भी है, पर तब वो कुछ और कामों के लिए कुख्यात हुआ करती थी। अब तो कपड़े मिलते हैं, तब कपड़ों के साथ कई चीज़ें और मिलती थी वहाँ। जैसे गंदी फिल्मों की सीडी चाहिए हो तो वहाँ मिलती थी,
ग्रे मार्केट में चोरी छिपे। इस वीडियो को सीडी में कन्वर्ट करके लोगों ने वहां से खरीदा, लाखों करोड़ों की संख्या में। नए नए टेलीविज़न चैनल प्राइवेट आए थे और प्राइवेट टीवी चैनल को खबरों की भूख इतनी होती है कि वो खबर के लिए जान दे सकता है और जान ले भी सकता है किसी की। 24 घंटे इस खबर पे, इस चीज़ पर खबरें चल रही थी सारे चैनल्स में कि ये वो लड़का है जिसने ऐसा किया, ये वो लड़की है, ये वो स्कूल है, इस स्कूल की प्रिंसिपल से बात करेंगे, इससे बात करेंगे। वो जो बच्ची थी जिसकी इसमें कोई गलती नहीं थी सिवाय इसके कि वो किसी एक लड़के से प्रेम करती थी, जो कि उस उम्र में बच्चे कर बैठते हैं। इसके लिए बहुत चिल्लपौनी मचानी चाहिए। बच्चों को आप हर बात पे अपराधी नहीं मान सकते। उस बच्चे की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने अपने दोस्त पे भरोसा किया जो भरोसे के लायक था नहीं। वो नीच किस्म का व्यक्ति था जिसने उस संबंध की गरिमा को समझा नहीं। उस बच्ची के घर के बाहर 24 घंटे न्यूज़ चैनल से कैमरे खड़े रहे। घर से कोई भी निकले 50 कैमरे पीछे, आप बताइए आपकी बेटी कैसी है, आप बताइए आपकी बहन कैसी है। अंत में उस पिता ने अपनी बच्ची को इस देश से बाहर भेज दिया। उसके कुछ दिन बाद की जो खबर टीवी चैनल से नहीं दिखाई, उसके पिता ने आत्महत्या कर ली। ये तीसरा इंसिडेंस है। ये सारी खबरें सच्ची बता रहा हूं मैं, इनमें से एक भी झूठ नहीं है। झूठी कहानियों से मोटिवेशन दिया जा सकता है, मैं जानता हूं, पर जब सच्ची कहानियां हैं तो मैं झूठ क्यों बोलूं? सारी सच्ची कहानियां बता रहा हूं मैं आपको। एक चौथी कहानी जो आप में से कई लोगों की होगी। मेरा एक स्टूडेंट है, सिविल सर्वेंट है, सीनियर लेवल पे है, करीब 40 साल का है। उसने आज तक शादी नहीं की। क्या उसकी शादी करने की इच्छा नहीं थी? पूरी इच्छा थी। फिर क्यों शादी नहीं की? भाई कुछ लोग तो होते हैं कि शादी करनी ही नहीं, कोई मिशन है। योगी जी हैं, मोदी जी हैं, ठीक है, उनका तो मिशन है। ममता जी है, उनका मिशन है। पर जिसका जीवन में ऐसा कोई मिशन नहीं है और जिसको प्रेम करने का मन भी करता हो, वो तो शादी करता है आमतौर पे। उसने शादी क्यों नहीं की जानते हैं? जब वो 25-26 की उम्र में था, जब वो मेरा विद्यार्थी भी था, एक दिन मेरे पास आके बोला कि सर एक बात करना चाहता हूँ। मुझसे मेरे स्टूडेंट्स ऐसी बातें खूब करते हैं पर्सनली आके, अब तो मैं टाइम कम दे पाता हूँ, पहले तो ये सब होता रहता था क्लास के अलावा। एकदम रोता हुआ आया, आंखों में आंसू भरे हुए बहुत सारे। मैंने क्या हो गया भाई? तो फिर उसने किसी का नाम बताया कि सर वो ही मेरी स्टूडेंट थी, कि सर उसके साथ रिलेशनशिप थी, उसने धोखा दिया है मुझे। अच्छा, धोखा देने वाली कहानियाँ मुझे बहुत अपील नहीं करती। मेरा मानना है कि दोनों पक्षों की गलतियाँ होती हैं। आप केवल अपने पर्सपेक्टिव से सोच के धोखा करते रहते हैं, ऐसा थोड़ा ना होता है भाई। कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता, कुछ तो वजह होगी ना। आप थोड़ा उसकी वजह, उसका भी तो, उसकी कहानी भी तो सुनिए। और मैं जब दोनों कहानियाँ सुनता हूँ मुझे लगता है कि मामला ग्रे है। आप किसी एक पे उंगली उठा ही नहीं सकते कि इसने ऐसा किया। दोनों की गलतियाँ होती हैं, ऐसा थोड़ा कि एक की होती है। बहरहाल इन भाई साहब को ऐसा लगा कि धोखा हो गया उनके साथ। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं यार, हो गया तो हो गया, तू नहीं कोई और सही, ऐसा क्या है। इतनी बड़ी दुनिया है, 8 अरब की आबादी अब है, उस समय भी 6-7 अरब तो थी। मैंने कहा 3.5 अरब 350 करोड़ में कोई तो होगी तुम्हारे लिए, ऐसा क्या है, कोई और देखेंगे। पर वो थोड़ा ज़्यादा सेंटिमेंटल था उस समय। धीरे धीरे पता नहीं उसके मन में क्या बैठ गया, उसके मन में ये बैठा कि दुनिया की सारी लड़कियां धोखेबाज होती हैं। ऐसे मूर्खों की कमी नहीं है दुनिया में, ऐसे बहुत मूर्ख हैं। दर्शन की दुनिया में इसे अवैध सामान्यीकरण कहते हैं, इलिसिट जनरलाइजेशन। इसका मतलब बहुत छोटे सैंपल के बेस पे ये समझ लेना कि ये थियरी पूरे ब्रह्मांड पर लागू होती है। एक लड़की ने धोखा दिया, मान लीजिए धोखा दिया, धोखा इसने दिया कि उसने दिया कि किसी ने दिया, जो भी कहानी हो, एक सैंपल से ये मान लेना कि सब ऐसे होते हैं। और उसके बाद से उसने कम से कम 10 बार कोशिश की, 10 लोगों से मिला, बातचीत की शादी के लिए। डेटिंग तो क्या करेगा 40 की उम्र में, लेकिन हाँ बातचीत करके देखा कि शायद रुचियाँ मिल जाएं, स्वभाव मिल जाए तो शादी के बारे में सोचें।
हर बार 3-4-5 मीटिंग के बाद वापस हट जाता है। अब तो मैंने पूछना बंद कर दिया है। जब तक मैं पूछता था, बोलता था कि सर 3-4 मीटिंग के बाद लगता है कि ये भी वैसी ही है। मैंने कहा भूल जाओ भाई, उससे भूल जाओ, बात खत्म हो गई। उसके बच्चे घूम रहे हैं आजकल स्कूल में, अब तुम कम से कम शादी तो कर लो। वो भाई साहब आज तक अकेले हैं और अब तो बाज़ार में मूल्य भी कम हो गया उनका, अब विकल्प भी ज़्यादा नहीं मिलते हैं। अब जो विकल्प मिल रहे हैं वहाँ उसकी रुचि और कम हो गई है, तो पूरी संभावना है कि वो जीवन अकेले ही गुजरेगा अब उसका। एक अंतिम एग्जाम्पल देके फिर मैं निष्कर्ष की तरफ बढ़ूँगा। मैं एक आईएएस ऑफिसर को जानता हूँ, 2 आईपीएस को जानता हूँ, बहुत योग्य लोग, देश के सबसे अच्छे संस्थाओं से पढ़े हुए लोग, प्रॉपर आईएएस प्रॉपर आईपीएस में नौकरी करने वाले लोग, और इन तीनों ने अपना जीवन समाप्त कर लिया नौकरी में रहते हुए। क्यों? क्योंकि नौकरी और घरेलू जो दुविधाएं थी उनको झेल नहीं पा रहे थे, ना झेल पा रहे थे ना भूल पा रहे थे, लेट गो नहीं कर पाए तो गिव अप कर दिया। और इसलिए मुझे अक्सर लगता है कि जितनी चीज़ें हम सिखाते हैं बच्चों को, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, लिटरेचर, वो सब ठीक है, उनका भी महत्व है। शायद उससे ज़्यादा महत्व इस चीज़ का है कि ये समझें कि अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करना है। जब जीवन में ऐसा लगे कि सब खत्म हो गया है, जब जीवन में लगे कि बहुत टॉक्सिक किस्म की लाइफ हो गई है, उससे बाहर कैसे निकलें, शायद ये सबसे महत्वपूर्ण लेसन होता है जो हम सबको सीखना चाहिए। मैंने कहीं से सीखा नहीं है, ना मैंने ऐसी किताबें पढ़ी हैं, हालांकि मैंने 2 किताबें मंगवाई हैं पिछले हफ्ते, पढ़ी नहीं है अभी तक, तो मैं किताबों के बेस पे नहीं जानता कैसे सीखते हैं, लेकिन ज़िंदगी से तुम सीख सकते हैं। इन कहानियों का सबका एक ही सार है, वजह अलग अलग है। एक व्यक्ति ने इसलिए अपना जीवन समाप्त किया कि वो रिश्ता उसके हाथ से छूट रहा था, एक ने इसलिए जीवन समाप्त किया कि रिश्ता बन गया था पर समाज के दबाव, घर के दबाव मैनेज नहीं कर पाए। एक ने ज़िंदगी भर शादी नहीं की सिर्फ इसलिए कि वो पुरानी यादों को भूल नहीं पाया। अरे एक बार गलती हो गई तो हो गई, आगे तो संभावना जीवन में है भाई, क्यों इतना हावी रखने उसी दिमाग के ऊपर। कुछ लोग देश की सबसे अच्छी नौकरी में होकर हर पैमाने पर सफलता की हर कसौटी पर खरा उतरने के बाद जीवन नहीं बचा पाए, क्योंकि दूसरों की नज़र में आप बहुत सफल हो जाए, अपनी नज़र में शून्य हो, तो फिर जीवन कैसे बने, जीवन कैसे बचे। इन सारी कहानियों का मूल भाव एक ही है, अगर आप खुद को हैंडल नहीं कर सकते तो दुनिया को क्या हैंडल करेंगे। दुनिया को हैंडल करने से पहले खुद को हैंडल करना सीखना पड़ता है, और उसका सबसे आसान जो रामबाण उपाय है उसको बोलते हैं द आर्ट ऑफ लेटिंग गो, जाने दो। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। साहिर ने लिखा, प्रेम की दुनिया के बारे में साहिर से अच्छा कौन लिखेगा। तारुफ समझते, तारुफ ना परिचय, इंट्रोडक्शन। कहते तारुफ रोग बन जाए तो उसको भूलना बेहतर। अरे परिचय हुआ किसी से, आपकी भाषा में इंट्रो हुआ, यही बोलते हो ना आप लोग, इंट्रो हो गया, इंट्रो हुआ, दोस्ती हुई, बाद में लगा रहे यार ये तो ऊट पटांग आदमी है या ऊट पटांग लड़की है, छोड़ो फिर, ऐसा क्या लोड लेना है। तारुफ रोग बन जाए तो उसको भूलना बेहतर, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। बस करना यह है कि खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना है, हाथ में तेजाब की बोतल लेके नहीं। और आज की पीढ़ी का ये समझना बहुत ज़रूरी है कि छोड़ना भी अच्छे तरीके से हो सकता है।
तो मैं उस बात पर आऊँ उससे पहले थोड़ा संक्षेप में समझा दूँ। मुझसे कुछ बच्चों ने पूछा इस बीच में कि जितना आसानी से आप बोल रहे हैं क्या सच में इतना आसान होता है? कैसे छोड़ें उन चीज़ों को जो मन पर हावी हैं, उन इमोशंस के टर्मोइल को, उन इमोशंस की इंटेंसिटी को कैसे मैनेज करें? क्या सच में इतना आसान होता है? आसान तो नहीं होता है। मेरी उम्र में आसान है, आपकी उम्र में आसान नहीं होता है। मेरी उम्र में क्यों आसान है? क्योंकि ये सारा खेल हार्मोन्स का है, ये सारा खेल केमिस्ट्री का है। हम सब दरअसल बहुत सारे केमिकल्स, जिनमें से कुछ का नाम हार्मोन्स हैं, उन केमिकल्स और हार्मोन्स के बहुत सारे इंटरेक्शंस के रिजल्ट हैं। इसलिए जब कोई बच्चा जैसे छोटे बच्चे हमेशा उछलते रहते हैं, पेरेंट्स थके रहते हैं, ये इन सभी केमिस्ट्री का परिणाम है, शौक का मामला नहीं है। आपकी उम्र जो होती है किशोरावस्था और युवावस्था की शुरुआती उम्र, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप सब लोग 17 से 22-23 के बीच के लोग हैं, बच्चे हैं। कुछ तो अभी शादी भी नहीं कर सकते होंगे, वो वाले होंगे ना। लड़के तो नहीं कर सकते होंगे भी, 21 के कहाँ हुए होंगे। तो वो वाली उम्र आप लोगों की है। इस उम्र में इमोशंस का टर्मोइल, इस उम्र में इमोशंस का बिखराव इतना ज़्यादा होता है कि संभालना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे जैसे आप मैच्योर होंगे, बड़े होंगे, बूढ़े होंगे, बूढ़े और मैच्योर काफ़ी हद तक समानार्थक शब्द होते हैं। बूढ़ा आदमी आमतौर पर मैच्योर हो ही जाता है, और जो मैच्योर हो जाता है उसको लोग बुढ़ा ही बोलते हैं, चाहे वो दोस्त हो आपका। तो मैच्योर होने के बाद मैच्योरिटी के कई लक्षण हैं, 10-20 लक्षण। उनमें से एक ये है कि आपके इमोशंस में इंटेंसिटी उतनी नहीं रह जाती जितनी बचपन में होती है। मसलन कोई आपका दोस्त आपसे कुछ खराब कह दे, आप 3-4 घंटे बेचैन रहेंगे, बार बार मैसेज टाइप करेंगे, फिर डिलीट करेंगे, फिर टाइप डिलीट, वो भी टाइप डिलीट चल रहा है। एक दिन हो गया बात हुए, ना वो पढ़ पा रहे हैं, ना आप पढ़ पा रहे हैं, बेचैनी चरम पे है। अब इतना ही मामला है, नाक का सवाल है कि पहले कौन झुकेगा। सारे संबंधों में स्तर इसी बात से तय होता है कि पहले कौन झुकेगा, और जो एक आध बार झुक गया वो जिंदगी भर झुकता है उसके बाद। इससे लोग शुरू में बहुत केयरफुल होते हैं कि झुकना नहीं है। 3-4 ज्ञानी पीछे बैठे ही होते हैं कि नहीं, झुकना नहीं है, वो झुकेगा, वो झुकेगी, तू क्यों झुकेगा। इन ज्ञानियों से बचना बहुत ज़रूरी है, ज़िंदगी जहर बना देंगे आपकी। अब दोनों ईगो फाइट कर रहे हैं कि पंजा किसका गिरेगा, इस पर फाइट चल रही है। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, उसके बाद एक आध आदमी पिघल जाता है, उसको लगता है भाड़ में जाए यार, बात ही नहीं हो पा रही, तुम ईगो कर रहे हो। फिर वो फ़ोन मिलाता है, ये भी फ़ोन की इंतज़ार में 3 दिन से सो भी नहीं रहा बेचारा। हीरो बेशक बन ले पर बेचैन तो भाई। खटाक से फ़ोन उठता है, अब दोनों कान में फ़ोन लगा के रखिए, कोई नहीं बोल रहा, चुप। क्या बातचीत चल रही है सोचिए, एक भी शब्द नहीं, एकदम चुप। थोड़ी देर के बाद कंफर्म करने के लिए कि है भी या नहीं, एक बोलता है हेलो, वहाँ से आवाज़ आती है कोई एक मैं थोड़ा ऐसी जोकर टाइप की बात करता हूँ, मुझे मोटिवेशनल स्पीकर ना समझे आप लोग, मैं ऐसी हंसी मजाक ही करना आता है मुझे, वही मैं करता हूँ। लेकिन इससे आप ये ना सोचिए कि मुझे पढ़ाना नहीं आता, मैं पढ़ा भी लेता हूँ इसके लिए मुझे वो भी आता है, लेकिन अभी क्योंकि आप बच्चे छोटे हैं तो मैं आपके साथ वैसी बात ही कर रहा हूँ। अब ये सब चल रहा है। अब इसमें अगर कोई एक व्यक्ति झुक गया, बात आगे हो गई तो हो गई, वरना कई रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो इसी बिंदु पे खत्म हो जाते हैं कि तेरा भाई नहीं झुकेगा, भाभी झुकेगी, और उधर जीजू झुकेंगे, दीदी नहीं झुकेगी, जीजू झुकेंगे, दीदी क्यों झुकेगी, और ना जीजू झुक रहे ना भाभी झुक रही और उस चक्कर में जो अभी बेचारा रिश्ता बना भी नहीं था, वही वो ज़मींदोज़ हो गया, वही वो ख़त्म हो गया। पर ठीक है, हो गया तो हो गया, भाड़ में जाए, ऐसा क्या है, डर किस बात का है इसमें। लेकिन मैं फिर भी आपसे कहूँगा, मेरी उम्र में क्या होता है, जैसे मुझे कोई फ़ोन करे कि मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ, तो मैं कहता हूँ अच्छा ठीक है, कल बात करेंगे। नहीं, मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ, मेरा दिल टूट गया है। मैं कहता हूँ देखो मुझे नींद आ रही है अभी, लेट मी स्लीप, वी विल टॉक टुमारो। You just do one thing, write down all the points
and we will discuss in the morning. When I come to office, you come to my cabin and we will discuss. Don't worry, I'll find out the solution for you. कह रहे हैं आप कैसी बात कर रहे हैं, मैं ना सो पा रहा हूँ ना मैं जाग पा रहा हूँ. तो मैंने कहा दैट इज योर प्रॉब्लम. मैं तो सो भी रहा हूँ जाके, ये तो कोई दिक्कत नहीं हुई भाई. तो मैं तो ऐसा हो चुका हूँ कि दुनिया में कुछ भी हो जाए मुझे टाइम पे नींद आ जाती है. कुछ भी हो जाए, मतलब एक आध, अब जैसे मेरी माता जी की मृत्यु हुई तो मुझे नींद नहीं आई कुछ दिनों तक, ठीक बात है, नहीं आनी चाहिए उस समय, तब भी आ गई तो फिर इंसान और पत्थर में क्या अंतर बचा, सीधी सी बात है. बट कीपिंग असाइड दोज रेयर इंस्टांसेस, कोई कुछ भी कर ले हमें तो बढ़िया नींद आती है. और मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैंने ये सीखा है अपने पिताजी से, और सीख सकते हैं इसको, ये केवल तुक्के की बात नहीं है, सीख सकते हैं. मेरे जो पेरेंट्स हैं, पिताजी और माँ, वो एक अनूठा कॉम्बिनेशन है. अच्छा, किसी शादीशुदा जोड़े से अकेले हम बात करके देखिए, जब वो कंफर्टेबल हो आपके साथ, आप उनको बोलिए कि मुझ में और मेरी पत्नी में या मुझ में और मेरे पति में ज़्यादा चीज़ें मैच नहीं होती हैं. सीरियस होकर बोलना, मजाक के मूड में नहीं, सीरियस मुंह बना के बोलिए, थोड़ा भरोसे में लेके. दुनिया का हर जोड़ा आपसे बोलेगा आप में तो फिर भी कुछ मैच होता है.